जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ये इंग्लैंड में शुरू हुआ इन फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी और फिर वहां से यूरोप वगैरह में फैल गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले सब जगह सामंती समाज होते थे और सामंती समाज में जो पैदावार के साधन थे, जैसे हल चलता था, ट्रैक्टर नहीं होता था, वो इतने पिछड़े और कमजोर होते थे कि बहुत कम धन की पैदावार हो सकती थी, क्योंकि साधन ही इतने कमजोर। जैसे इंडिया में हम लोग ये बुलक यूज करते थे और वियतनाम थाईलैंड में भैंस का को यूज करते थे फॉर टिलिंग लैंड। यूरोप में घोड़े का इस्तेमाल होता था, ट्रैक्टर नहीं थे। तो फ्यूडल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इतने पिछड़े और कमजोर होते हैं कि उससे बहुत कम धन की पैदावार हो सकती है। तो इसकी वजह से थोड़े से ही लोग रईस होते थे, जैसे राजा जमींदार वगैरह, दे वर वेरी रिच, मगर आम जनता 90% जनता बड़ी गरीब होती थी, क्योंकि पैदावार ही इतना कम हो रहा है। ये परिस्थिति दुनिया की बदल गई बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो मैंने बताया इंग्लैंड से शुरू हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में और फैल गया। अब पैदावार के साधन इतने ताकतवर हैं, modern methods of production are so powerful and so big that enough wealth can be generated to give a decent life to everybody in the world. अब एक यूनिक सिचुएशन दुनिया में डेवलप हो गई फ्रॉम 18th सेंचुरी, मगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हुए करीब 300 साल हो गए हैं। अब तक तो दुनिया का हर आदमी रईस होना चाहिए, हर आदमी के पास अच्छी इनकम, अच्छी नौकरी, अच्छे nutritious food, health care, housing. He should have, everybody in the world should have a decent life. 300 साल हो गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और क्या वजह है कि अभी भी 75% पॉपुलेशन दुनिया की गरीब है, पिछड़ी है, बेरोजगारी बहुत है, भुखमरी बहुत है। क्यों? 300 साल हो गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, अब तक तो हर इंसान को अच्छा जीवन मिलना चाहिए। देखिए, उसका कारण ये हुआ कि ये दुनिया बदल गई दो दुनियाओं में आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो कैसे? वो इस तरीके से कि ये जो डेवलप कंट्री थी, इंग्लैंड और फिर उसके पास बाद में फ्रांस ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, फिर जर्मनी किया, ये जो थोड़े से मुल्क थे, ये तो खुद डेवलप हो गए बाय इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मगर इन्होंने और मुल्कों को इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने दिया। जैसे इंडिया में इंग्लैंड ने आके कॉन्कर किया, बल्कि लूट लिया, जो धन था भी इंडिया का वो ले गए अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद के लिए। तो ये दुनिया विभाजित हो गई दो दुनियाओं में। आज भी दो दुनिया है, ये एक दुनिया नहीं है। कहने को तो एक दुनिया है, मगर हकीकत है कि एक दुनिया है डेवलप कंट्रीज की, जिसमें आती है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। अब चाइना भी उनके रैंक्स में आ गया बाय रेवोल्यूशन। और दूसरी दुनिया है ये अंडर डेवलप कंट्री, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोस्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये दो दुनिया है, ये एक दुनिया नहीं। और जो डेवलप कंट्रीज की दुनिया है, डेवलप कंट्रीज में एक सिद्धांत है, वो गुप्त रखते हैं, सीक्रेटिव है, कभी बताएंगे नहीं आपको, बट वेरी स्ट्रॉन्ग रूल है कि अंडर डेवलप कंट्रीज को डेवलप कंट्री नहीं होने देना है, किसी हालत में नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना? अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स में जाना होगा, बिकॉज पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। अगर आपको पॉलिटिक्स समझनी है तो आपको इकोनॉमिक्स समझनी होगी, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, अब मैं जरा गहराई में जा रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप अपना माल सस्ते में बेच सकते हैं as compared to person having expensive labor. There's competition in the market. One businessman eliminates another businessman not with bombs or guns or swords, but by underselling it.
which means selling the same high quality good but at a cheaper price. जैसे कि उदाहरण लीजिए, चाइना में क्रांति हुई 1949 में, 1949। उसके पहले चाइना बड़ा गरीब देश था। 95% लोग बिल्कुल चिथड़ों में रहते थे, गरीब किसान थे। मगर जो 1949 का रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो लीडर्स पावर में आए, उन्होंने एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस सेटअप किया चाइना में। आज भी वो डेवलप करता जा रहा है। There's a massive industrial base in China. Now that massive industrial base, coupled with the cheap labor available in China, enables the Chinese to understand the whole world, particularly in consumer goods. आप आ जाइए अमेरिका, यूरोप, सुपरमार्केट में देखिए, दे आर पैक्ड विद चाइनीज गुड्स, क्योंकि चाइनीज वही माल बेचते हैं जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर बेचता है, मगर आधे दाम पे, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत कम है। वेस्टर्न लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर इंडिया में एक रेवोल्यूशन, एक माइटी इंडस्ट्रियल जायंट हम हो जाएं, ऑफ विच वी हैव ऑल द पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास बहुत हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर देन विद अ चीप लेबर हम इनको अंडरस्टैंड करें, फिर अमेरिकन एंड यूरोपियन इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स। एक चाइना में नाक में दम कर रखा है अमेरिका यूरोप, ये दूसरा चाइना पैदा हो जाए तो जो बचा कुचा अमेरिका यूरोप, क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू फेस द कंपटीशन। उनका माल बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि लेबर बहुत एक्सपेंसिव, हमारा लेबर बहुत चीप है। तो क्या ऐसा होने देंगे? क्या ये अमेरिकन होने देंगे कि उनकी सारी हजारों इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएं, मिलियंस आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट? नहीं, दे विल अपोज इट टूथ एंड नेल। कैसे अपोज करेंगे टूथ एंड नेल? उसका तरीका है लड़वाओ, हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, जात बेसिस पे लड़वाओ, लैंग्वेज बेसिस पे लड़वाओ, ये सब जो है आपके पॉलिटिक्स। जैसे नरेंद्र मोदी क्या है, नथिंग बट एन एजेंट ऑफ द वेस्टर्न पावर्स। इनका काम है हिंदू मुस्लिम लड़वाना, है ना, ताकि यूनाइट ना हो सके इंडियंस। पूरा खेल है कि इंडिया शुड नॉट बी परमिटेड टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। पूरा खेल है डेवलप कंट्रीज का, और हमारा क्या एम है? वी मस्ट बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, क्योंकि जब तक हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट नहीं बनेंगे लाइक अनदर चाइना और अमेरिका, हम कभी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन, ये सब नहीं मिटा पाएंगे। बिकॉज ओनली विद powerful, very big industry which we will be able to generate the wealth for the welfare for people. अब देखिए, हमारा इंडियन नेशनल इंटरेस्ट और डेवलप कंट्रीज का इंटरेस्ट आर डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। उनका इंटरेस्ट है कि इंडिया मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, बिकॉज इफ इट डज तो उनकी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएंगी, बिकॉज दे कांट फेस द कंपटीशन, बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। वी विल सेल एट हाफ और वन थर्ड द प्राइस, तो कौन उनका माल खरीदेगा? अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारा। देखिए, इंडिया की सिचुएशन ये है कि आज का इंडिया ये 1947 का इंडिया नहीं है। 1947 में हाल था कि ब्रिटिश रूलर्स थे उसके पहले, और ब्रिटिश पॉलिसी थी कि इंडिया में हैवी इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनने देना। दे डिड नॉट अलाउ अस टू सेट अप अ हैवी इंडस्ट्रियल बेस। दे परमिटेड अस ओनली some light industry like textiles, yeah, plantations, but they did not permit us to set up steel mills वगैरह, क्योंकि वो डरते थे कि यहाँ हैवी इंडस्ट्रियल बेस बन जाए तो इंडियन इंडस्ट्री विल बिकम अ बिग राइवल टू ब्रिटिश इंडस्ट्री, उनकी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी विद द एक्सपेंसिव लेबर। तो लिहाजा उन्होंने, उनकी पॉलिसी थी कि इंडिया में हैवी इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनने देना। हाँ, 1949 के 1947 के बाद जब पंडित नेहरू ने थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कुछ स्टील मिल्स बनी, आईआईटीज बनी, ये वो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, बट नॉट मच देयर आफ्टर। अभी भी पॉलिसी है डेवलप कंट्रीज की, इंडिया का फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना। जितना हो गया है तो हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ने देना, वरना खतरा हो जाएगा उनकी इंडस्ट्री के लिए। तो पूरी जो आपकी पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में, जितने पॉलिटिशियन, चाहे बीजेपी या कांग्रेस या एनी पार्टी, ये सब ऑब्जेक्टिवली फॉरेन कंट्रीज के दलाल हैं, और इनका ये उबे करते हैं ऑर्डर जो आते हैं उनके डेवलप कंट्री से कि इंडियंस को लड़वाओ, ताकि ये यूनाइट करके एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट न बन पाए। हमारा सिचुएशन ये है कि वी हैव ऑल द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। क्योंकि क्या चीज चाहिए मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट? एक्चुअली यू हैव टू हैव अ ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट जो हमारे पास है,
हजारों इंजीनियर हैं वहाँ, बड़े ब्राइट इंजीनियर आप जैसे लोग हैं। मैं जाता हूँ अमेरिका में, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे इनवाइट किया जाता है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, भरे हुए इंडियन एंड पाकिस्तानी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी। और कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली, इट इज ऑल मैन्ड बाय इंडियन आईटी इंजीनियर। वी हैव ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल, कोई शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज जो चाहिए कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो इंडिया इज ऑलमोस्ट अ कॉन्टिनेंट, ये कोई छोटा मुल्क नहीं है जैसे ब्रिटेन और जापान हुई, तो ऑलमोस्ट सब कुछ है यहाँ। तो चीजें तो जो हाईली डेवलप्ड जाइंट बनने के लिए हमारे पास है। तीसरी चीज जो हो जरूरी है, करेक्ट पॉलिटिकल लीडरशिप विच इज पेट्रियोटिक, जो वास्तव में चाहती है कि देश को ऊपर ले चले, हमारी जनता को अच्छा जीवन दिलाए, वो नहीं है। सारे यहाँ के नेता एक से एक हरामजादे हैं, माफ करना, आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। दे आर रास्कल्स, रोग, लूटर्स, गैंगस्टर्स, माफिया पीपल, डिसीवर्स। हम लोग को लड़वाते हैं, पोलराइज करते हैं, नफरत फैलाते हैं, सब पार्टी। अब देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि ये लगता है बीजेपी जा रही है। 10 साल इसने बर्बादी करी हिंदुस्तान में, तबाही मचाई। ये मोदी जी इज अ बिग फ्रॉड, ड्रामेटिस्ट। इसने हिंदू मुस्लिम करके लड़वा के चलाया पूरी। मगर अब लगता है ये जा रहे, मगर ये जाएंगे तो फिर आएगा क्या। मैंने इस पे ट्वीट डाला कि एक जोंक जो 10 साल तुम्हारा खून चूस रही थी, ये बीजेपी की जोंक, इसको तो आप हटा के अपने बदन से निकाल रहे हैं। मगर ये भूल गए कि दूसरी जो जोंक आएगी, कांग्रेसी जोंक, वो 50 साल से आपका खून चूसे थी, फिर आ जाएगी खून चूसने के लिए। तो आपका इससे क्या फायदा होगा, आपके लिए फिर क्या उपाय। देखिए उपाय ये मैं बता रहा हूँ, इसमें एक ऐतिहासिक जन संघर्ष की आवश्यकता है, जिसमें जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी वक्त लगेगा मगर आएगा, जहाँ यूनाइटेड, सब यूनाइट होकर लोग, राइजिंग अबव कास्ट एंड कम्युनल बैरियर्स, a powerful people's movement led by modern minded patriotic selfless leaders। कौन होंगे हम अभी नहीं बता सकते, मगर हम आएंगे, पैदा होंगे। और एक जन संघर्ष करना पड़ेगा जिसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें इसका विरोध करेंगी। मैंने कहा ना, अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं जो चाहती हैं हिंदुस्तान पिछड़ा गरीब रहे, इंडस्ट्रियलाइज ना हो पाए। और यहाँ पे जो लोकल कास्ट और कम्युनल लोगों के माइंडसेट्स हैं, तो आपको बड़ा भारी संघर्ष करना पड़ेगा। तो 10-15 साल लगेगा, तो बड़ी कुर्बानियां उसमें देनी पड़ेंगी, तब जाके सफलता प्राप्त होगा। देखिए ये जो टू बी सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और डेमोक्रेसी से आपका कुछ तरक्की नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे चलता है। आप जानते हैं, इन इंडिया our parliamentary democracy largely runs on the basis of caste and religion vote banks, and casteism and communalism are feudal forces which have to be destroyed if India is to progress। मगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इनको और मजबूत करती है। तो आपको तो इसको हटा के कुछ दूसरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत बड़ा रैपिड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो। तो उसके लिए एक क्रांति चाहिए। ये इस व्यवस्था में ये संभव नहीं है, यू हैव टू गो आउटसाइड द सिस्टम। और वो क्रांति जैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर क्रांति के पहले एक वैचारिक क्रांति आती है। बिफोर एवरी एक्चुअल रेवोल्यूशन देयर इज ऑलवेज एन आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, एंड इंडिया इज पासिंग थ्रू द पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। अभी अभी क्रांति का वक्त नहीं आया, मगर वैचारिक क्रांति चल रही है। जैसे 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, एक्चुअल रेवोल्यूशन। मगर 1789 के पहले कई दशक चले वैचारिक क्रांति, जो ग्रेट राइटर्स लाइक वोल्टेयर, रूसो, फ्रेंच एनलाइटनमेंट के थिंकर, इन्होंने कस के प्रहार किया पूरी जो फ्यूडल सिस्टम पे, और रिलीजियस बिगेट्री पे बड़ा भयंकर अटैक लॉन्च किया। वो द वेपन यूज्ड वर नॉट गन्स और बॉम्ब और स्वॉर्ड बट आइडियाज। ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दिखाता है कि हर वास्तविक क्रांति के पहले एक वैचारिक क्रांति का युग आता है। वो युग चल रहा है हिंदुस्तान में, वैचारिक क्रांति। अभी असल क्रांति का समय नहीं आया है, वो आएगा मे भी 10-15 साल में। मगर वैचारिक क्रांति चल रही, जिसमें हर देश प्रेमी योगदान कर सकता है। आप जैसे लोग, जो खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, they can make a contribution by attacking feudal ideas and practices like casteism and communalism।
तो लिहाजा आप लोग से सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग सब इसमें योगदान दीजिए। मुझसे जो पूछना है आप पूछते चलिए, क्योंकि देखिए मैं नहीं कहता हूँ मेरी बुद्धि आपसे ज्यादा विशाल है, मगर हकीकत है मैंने ज्यादा पढ़ा, मैं उम्र भी ज्यादा हो गई है, बचपन से मुझे कीड़ा पड़ गया था ज्ञान प्राप्त करने का। अब 78 साल का हो रहा हूँ, 10-12 साल से मुझे पता नहीं कैसे आदत पड़ गई पढ़ने। शायद मेरे बड़े भाई पढ़ते थे, उनको देख के मैं भी पढ़, मगर अभी भी मैं पंडित आदमी हूँ, रात दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और कुछ अभी थोड़ा सा कुछ आर्टिकल वार्टिकल लिख देता हूँ जो मैं पोस्ट कर देता हूँ अपने फेसबुक पेज वगैरह पे। बट मेरी रोज 4-5 घंटे तपस्या है अभी भी, लगातार 78 साल का उम्र हूँ। तो वो एक ही लक्ष्य मेरा, देखिए एक ही समझ लीजिए, जैसे अर्जुन का एक ही आंख की, वो ऊपर जो मछली घूम रही थी उसकी आंख पे तीर मारना है। मेरा एक ही लक्ष्य है जीवन का, वो आप सबका होना चाहिए। कैसे अपने देश को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बनाए, दिस इज द ओनली आइडिया ऑल पेट्रियोटिक पीपल मस्ट हैव। क्योंकि उसके बगैर आप कभी नहीं निकल सकते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, स्वास्थ्य समस्याएं, उनसे आप निजात आप नहीं पा पाएंगे जब तक इंडिया को एक ट्रांसफॉर्म न कर दें इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद। आप जो सवाल पूछना है आप पूछिए।